सेकंड सेकंड पार्ट शुरू कर रहे हैं हम इसका, मेरे संग की औरतें का। अब क्या हुआ आगे, लड़की की गैर वाजिब जुस्तजू सुन भगवान कुछ ऐसी अफरा तफरी में आ गए कि एक ने दो पूरी 5 कन्याएं एक के बाद एक धरती पर उतार दी। भगवान को क्या कहें, माँ जी के सामने तो नामी चोर भी अफरा तफरी में आ जाते थे। माँ जी और नामी चोर का किस्सा होश संभालने के बाद मैंने कई बार सुना था। चोर के दीदार की खुश नसीबी भी हाथ आई थी। हुआ यूँ था कि शादी के सिलसिले में नकोड़ की हवेली के तमाम मर्द बारात में दूसरे गांव में गए हुए थे। औरतें सज धज कर रत जगह मना रही थीं। नाच गाने और ढोलक की थाप पर शोर में नामी चोर कब सेंध लगाकर हवेली में घुस गया, किसी को खबर भी ना हुई, मतलब उसको पता भी नहीं लग पाया। पर चोर था बदकिस्मत, जिस कमरे में घुसा उसमें माजी सोई हुई थी। औरतों के शोर से बचने को वे अपना कमरा छोड़ दूसरे कमरे में जा सोई थी। चोर बेचारा तमाम जोग्राफिया दिमाग में बिठलाकर उतरा था। उसे क्या पता था कि इतनी बड़ी बूढ़ी पुरखिन जगह बदल देंगी। खैर बुढ़ापे की नींद ठहरी, क्योंकि बुढ़ापे में नींद वैसी ही कम आती है। अब क्या हुआ, चोर के दबे पांव की आहट से ही आँख खुल गई उनकी। कौन? माँ जी ने इत्मीनान से पूछा, बड़े आराम से पूछा। जी, अब चोर थोड़ा सा अकबकाया कि जी मैं। चोर ने युगों से चला रहा है, पारंपरिक असंगत जवाब दिया। पानी पिला, माँ जी ने कहा। अब माँ जी ने चोर से कहा कि मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी दे दे। उसने कहा कि जी मैं। चोर झिझक कर रह गया। तब तक माँ जी बिस्तर के बराबर में टटोल कर देख चुकी थीं कि लोटा खाली था। ऐसा कर उन्होंने यह लोटा ले और कुआं से पानी भर ला। पर देख, कपड़ा जरा कसकर बांधे रखियो, तरीके से छानियो। मतलब उसको वो अपने कोई घर का ही कोई सदस्य समझ रही थी, तो उससे ऐसा बोल रही थी कि कपड़े को बांध के रखना लोटे से और उसको ढंग से छान लेना। और चोर घबरा गया। अंधेरे में उन्होंने कैसे जाना कि उसके मुंह पर कपड़ा बंधा है और कमर में भांग। भगवान ने उसका तार जुड़े होने की खबर उसे दी। भगवान से उनका तार जुड़े होने की खबर उसे दी। पर बुढ़िया भांग भी छानती होगी, एकदम यकीन नहीं हुआ। इसी से कुछ हैरान परेशान हो उठा। जल्दी कर भाई। तभी माँ जी ने कहा, बड़ी प्यास लगी है, पर मैं तो चोर हूँ। मारे घबराहट और धर्म संकट के चोर सच कह गया। अब क्या हुआ आगे देखो। हुआ करे, माँ जी ने कहा, प्यासे को पानी तो पिला, पर देख मेरा धर्म ने बिगाड़ियो, लोटे के मुंह से कपड़ा न हटाइयो। हाथ रगड़ कर धो लीजो और पानी कपड़े से छान कर भरियो। आप चोर के हाथ का पानी पी लोगी? अब चोर ने कहा कि तुम चोर के हाथ का पानी पी लोगी? कहा, ने रगड़ कर धो लीजो, सब नाच गाने में लगे हैं, तेरे और भगवान के सिवा कौन धरा है जो यहाँ पर पानी मुझे पिलाएगा। अब देखो, भगवान वहीं कहीं उसके बराबर में धरे हैं। चोर सुनकर कुछ ऐसा अकबकाया कि लोटा उठाकर चल दिया। पूरी एहतियात, मतलब पूरी सावधानी के साथ पानी भरकर लोटा तो दो, पहरेदार ने धर दबोचा। आगे ही पहरेदार मिल गया और धर दबोचा वहाँ पर कुएं पर देख लिया गया था। तब माँ जी ने लोटे का आधा पानी खुद पीकर बाकी चोर को पिला दिया और कहा, एक लोटे से पानी पीकर हम माँ बेटे हुए। अब बेटा चाहे तो चोरी कर, चाहे खेती। अब देखो, वो जो पुरखिन थी, मतलब उनकी दादी थी, उन्होंने कैसा यहाँ पर चरित्र अपना निभाया, कैसा करेक्टर निभाया यहाँ पर कि चोर को पानी पिला दिया। अब कहा कि बेटा अब तो चोरी कर, चाहे खेती कर, अब तेरी इच्छा है।
अब चोर बेचारा बिल्कुल स्तब्ध रह गया, शांत रह गया। अब वो सोचे मैं क्या कहूँ। बेटा बेचारा किस लायक रह गया होगा, सो रोमांचक धंधा छोड़ खेती में वो लग गया। सालों साल लगा रहा। जब मैंने उसे देखा तो बड़ा भला मानुस बूढ़ा लगा मुझे, डरा डरा हैरान सा। अब खानदानी विरासत कहिए या जीवाणुओं का प्रकोप, उन दो सनकी बुढ़ियों के बीच में अच्छी फंसी। अब लेखिका कह रही हैं, एक तरफ माँ जी के चलते अपने लड़की होने की कोई हीन भावना मन में नहीं उपजी, दूसरी तरफ नानी के चलते देश की आज़ादी को लेकर नाहक रोमानी सी रही। अब वो बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित रहती थी कि हमारा देश कैसे भी स्वतंत्र हो, क्योंकि जब हम परतंत्र थे अंग्रेज़ों के गुलाम। और अकबकाया मतलब ऊपर मैंने बताया था आपको, और तो उसका मतलब होता है घबराना, चुप रह जाना एकदम घबरा के एक साथ। अब आगे देखो, 15 अगस्त 1947 को जब देश को आज़ादी मिली, यह कहना चाहिए जब आज़ादी पाने का जश्न मनाया गया, तो दुर्योग से मैं बीमार थी। मतलब बहुत बड़ा दुर्योग था जब मैं बीमार थी। उन दिनों टाइफाइड खासा जानलेवा माना जाता था, इसलिए मेरे तमाम रोने धोने के बावजूद डॉक्टर ने मुझे इंडिया गेट जाकर जश्न में शिरकत करने की इजाज़त नहीं दी, मतलब शामिल होने की इजाज़त नहीं दी। उन्होंने मना कर दिया कि तुम वहाँ पर मत जाओ, क्योंकि जब आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था। चूँकि डॉक्टर अपने नाना के परम मित्र, उनसे ज़्यादा नाना थे, इसलिए हमारे पिताजी जो बात बात पर सत्ताधारियों से लड़ते फिरते थे, चुप्पी साध गए। मैं बदस्तूर रोती कलपती रही। क्या कोई बच्चा इकलौती गुड़िया के टूट जाने पर रोया होगा। मेरी उम्र तब 9 बरस की थी। इतनी छोटी नहीं थी कि गुड़िया से बहलती, और इतनी बड़ी नहीं कि डॉक्टरी तर्क समझती। तंग आकर पिताजी ने मुझे बिरदस कारामजोब उपन्यास पकड़ा गए। किताबें पढ़ने का मुझे मिराक था, मतलब वो बहुत ज़्यादा वो उसका शौक़ रखती थी। ये देखो ऊपर भी लिखा हुआ है नीचे यहाँ पर। मिराक मतलब जो मानसिक मतलब रोग होता है एक तरह से वो। किताबें पढ़ने का मुझे मिराक था। सो जब कुछ देर बाद मैंने देखा कि पिताजी को छोड़कर घर में बाकी सब प्राणी पलायन कर चुके थे और पिताजी दूसरे कमरे में बैठे अपनी किताब पढ़ रहे थे, तो रोना धोना छोड़कर मैंने भी किताब खोल ली। अब आगे क्या हुआ। एक बार शुरू कर लेने पर उसने मुझे इतनी मोहलत नहीं दी कि दोबारा शुरू करूं या कोई काम पकड़ूं। उस वक्त बिरदस कारामजोब मुझे देने की क्या तुक थी। उसका मतलब क्या मतलब था मुझे नोवेल देने का। मैं तो छोटी बच्ची थी 9 साल की। तब मेरी समझ में नहीं आया कि किताब कितनी समझ में आई। वह अब तक नहीं जानती, क्योंकि उसके बाद इतनी बार पढ़ी कि सारे पाठ आपस में गड्ढमड्ढ हो गए, मतलब रिल मिल गई। कितना पहली बार के पल्ले पड़ा, कितना बाद में, कहना मुश्किल है, पर इतना विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि उसका एक अध्याय जो बच्चों पर होने वाले अनाचार अत्याचार पर था, मुझे पहली बार में ही लगभग कंठस्थ मतलब याद हो गया था। उम्र के हर पड़ाव पर वह मेरे साथ रहा और मेरे लेखन के एक महत्वपूर्ण अंग को प्रभावित करता रहा। जैसे जादू का कालीन मेरा नाटक नहीं, वह 3 किलो की छोरी जैसी कहानियाँ, वह कठगुलाब उपन्यास के कई अंश। अब आगे देखो। माँ जी की मन्नत का असर रहा होगा कि मैं ही नहीं, मेरी चारों बहनें भी लड़की होने के नाते किसी हीन भावना का शिकार नहीं हुई। नानी माँ और परदादी की परंपरा बरकरार रहते हुए लीक से चलने से भी इनकार किए रहीं। पहली लड़की
जिसके लिए मन्नत मांगी गई थी वह मैं नहीं, मेरी बड़ी बहन मंजुल भगत थी। घर का नाम था रानी, बाहर का मंजुल। लेखिका अवतार हुआ मंजुल भगत। लेखिका अवतार हुआ मंजुल भगत क्योंकि लिखना शादी के बाद शुरू किया। बाद में नाम बदलकर पति का ग्रहण करने में कोई हीन भावना आड़े नहीं आई, इसलिए पैदाइशी जैन नाम छोड़ भगत बनी। दूसरे नंबर पे मैं थी। अब दूसरे नंबर की कौन थी? लेखिका। घर का नाम उमा और बाहर का मृदुला। जो ये लेखिका है वही मृदुला गर्ग। मैंने भी शादी के बाद लिखना शुरू किया, सो बतौर लेखिका का नाम मृदुला गर्ग मुझे याद है। जब हमने लिखना शुरू किया उससे कुछ पहले नारीवाद का चलन हुआ था। शादी के बाद नाम ने बदलने का रिवाज उसी ने चलाया था। मतलब नारीवाद मतलब जो एक विचारधारा है जो नारियों के सम्मान और शक्ति होने की बात करती है, उसको नारीवाद कहते हैं। हमसे पूछा भी जाता है कि आप लोग पोंगापंथी घर घुस्सू क्यों हो, नाम क्यों बदला। हमारे पास इसका कोई ढंग का कोई जवाब नहीं था, अब भी नहीं है। पर नाम बदलने से अपने व्यक्तित्व का कोई नुकसान नहीं होते, अपने व्यक्तित्व को कोई भी नुकसान नहीं होता। मैंने नहीं देखा। पूछने को तो पिताजी से लोग यह भी पूछते हैं, 5 बेटियों से आपका मन नहीं भरा, हर बेटी के 2-2 नाम रख छोड़े हैं। मुझे छोटी बहन का घर का नाम है गौरी और बाहर का चित्रा। वह नहीं लिखती। उसका कहना है कि वह इसलिए नहीं लिखती क्योंकि घर में कोई पढ़ने वाला भी तो चाहिए। खैर उसके बाद जब 4-5वीं बेटियां पैदा हुई तो पिताजी ने इतनी बात जमाने की सुनी कि उनका एक एक नाम भी रखा। रेणु और अचला 5 बहनों के बाद एक भाई हुआ राजीव। मज़े की बात यह है कि बीच की 2 बहनें ही लेखन से बची रहीं। अचला और राजीव फिर उसमें जा फंसे। अचला मुझसे 8 साल छोटी है और वक्त के बदलाव की लाज रखते हुए अंग्रेजी में लिखती है, पर राजीव फिर हिंदी के हवाले। राजीव मतलब हिंदी में करता है जो भी अपना काम करता है। अब आगे देखो क्या हुआ है। हम 4 लिखते हैं और तमाम खानदान हमें पढ़ता है। मेरी ससुराल में मुझे कोई नहीं पढ़ता। इस तथ्य को हजम करने में मुझे काफ़ी वक्त लगा। फिर उसके फ़ायदे भी नज़र आने लगे। कम से कम घर के भीतर तो मुझे हिंदी आलोचना बुद्धि से 2-4 नहीं होना पड़ता। खैर मैं अपनी नहीं उन देवियों की बात कहना चाहती हूँ जो परदादी की मन्नत के नतीजतन धरती पर आईं और लेखक नहीं बनी। जो बनी उन्हें सांस लेने की ज़रूरत कुछ ज़्यादा हो। समझ में आता है जैसा मेरे पिताजी ने एक बार मंजुल से कहा, कोई दम नहीं घुटता, सांस लेने की ज़रूरत ही ज़्यादा है। पर यहाँ तो हम शेर तो गैर लेखिका सवा शेर। पर हम तो यहाँ शेर तो गैर लेखिका बहने सवा शेर। चौथे नंबर वाली जो रेणु थी, रेणु का आलम यह था कि गर्मी की दोपहरी में स्कूल से वापसी पर जब गाड़ी उसे और उससे छोटी बहन अचला को बस अड्डे पर लेने जाती तो रेणु उसमें बैठने से इनकार कर देती और उसका कहना था कि यूँ थोड़ा सा रास्ता गाड़ी में बैठकर तय करना सामंतशाही का प्रतीक है। मतलब वो सामंतशाही को एक तरह से उसको बढ़ावा नहीं देगी, दिखावे को। जो सामंतशाही पहले लोग हुआ करते थे जिनको हम क्या बोलते हैं, राजशाही एक तरह से बोल सकते हैं। सामंतशाही को उसको वो प्रतीक है, वो पैदल पैदल जाएगी जो शायद था। पर साथ ही पिताजी के अतिरिक्त लाड़का भी और रसोइये को खाना खिलाकर जल्दी फारिग मतलब फ्री हो जाते करने की लाचारी का भी। माँ तो सब चीज़ों से उदासीन रहती थीं।
पर पिता काफ़ी कुड़ते भुनते जब देखते कि अचला गाड़ी में बैठी चली आ रही है और रेणु पीछे पीछे पसीने में तरबतर खरामा खरामा बचपन में एक बार चुनौती दिए जाने पर उसने जनरल थिमैया को पत्र लिखकर उनका चित्र मंगवा लिया था, जो एक मोटरसाइकिल सवार जवान आकर उसके हाथ में दे गया था। पड़ोस में उसका रुतबा काफ़ी बढ़ गया था। गाड़ी में बैठने के साथ उसे इम्तिहान देने से परहेज था। इम्तिहान मतलब परीक्षा और परहेज मतलब वो मना ही करती थी। स्कूल तो जैसे तैसे पास किया, पर जब बीए का इम्तिहान देने की बारी आई तो वह अड़ गई। पहले मुझे समझाओ कि बीए करना क्यों ज़रूरी है, तब मैं इम्तिहान दूंगी। अगर मुझे यकीन आ गया कि हाँ कोई फ़ायदा है, वरना नहीं। हमने तरह तरह के तर्क दिए। माँ ने कहा पिताजी से पूछो, और वो हम उसका मतलब बता चुके थे। फारिंग का मतलब निवृत्त होना या निश्चित करना एक तरह से, और खरामा खरामा का मतलब होता है धीरे धीरे। यहाँ पे जो रखा है तरबतर पसीने में तरबतर खरामा खरामा धीरे धीरे। अब जो आगे के जो पेज हैं ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि 4 पेज बचे हैं। इनको अगले पार्ट में पढ़ेंगे, तीसरे पार्ट में। धन्यवाद।